आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राय सिंह वर्मा आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान का संसार पे आपका स्वागत करता हूं। विज्ञान का संसार पे हम कर रहे थे कक्षा 10 का पाठ जिसका नाम है धातु और अधातु, जिसका एक भाग हमने कर लिया था और दूसरा भाग आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, पहले भाग में हमने क्या किया था उसका थोड़ा सा एक रिकैप रिवीजन आपको हम दे देते हैं। उसके अंदर हमने किया क्या था, उसके अंदर हमने किया था जो धातु और अधातु, यानी कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ये हमने बताया था। धातु और अधातु के हमने भौतिक गुण धर्म बताए थे, उनके रासायनिक गुण धर्म भी बताए थे। इनके भौतिक गुण धर्म में हमने जो किया था वो हमने क्या किया था, भौतिक गुण धर्म में हमने किया था कि उनके जो गुण है वो क्या है, चमक। धातुएं चमकदार होती है, तन्यता उनके अंदर होती है, आघात वर्ध्यता होती है। ये जो सारे थे हमने इनके 7-8 जो गुण थे धातुओं के वो हमने किए थे। उसके बाद हमने अधातुओं के बारे में बताया था कि धातुओं में जो गुण नहीं है वो अधातुओं के गुण होंगे, धातुओं में गुण थे वो अधातुओं में नहीं होंगे हमारे। उसके बाद हमने किया था कि इनकी जो भौतिक अभिक्रियाएं, भौतिक गुणधर्म हमने कर लिया था। रासायनिक गुणधर्म हमने किया था। रासायनिक गुणधर्म में हमने 4 प्रकार के गुणधर्म किए थे। उनमें क्या था, उनकी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं की थी कि पहला, जब धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती तो क्या बनाती है, वो धातु के ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम की हमने एक्टिविटी करके दिखाई थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया था, वो तेज रोशनी के साथ जली थी और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना था सफेद रंग का। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया हमने जो एक्टिविटी हमने करके दिखाई थी वो हमारे क्या थी, उसके अंदर धातु जो थी वो अभिक्रिया कर रही थी किसके साथ, पानी के साथ। उसमें हमने दिखाया था कि सोडियम को हम जब पानी में डालते हैं क्या होता है, तेज हाइड्रोजन गैस निकलती है, आग पकड़ लेती है सोडियम की धातु और अनार की तरह चलती है। उसमें एक्टिविटी थी, उसमें क्या होता है, पहले सोडियम धातु ऑक्साइड बनाती है सोडियम का और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा हमने किया था कि तनु HCl के साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ उसकी अभिक्रिया होती है धातुओं की, तो क्या बनता है। और चौथा हमने किया था कि लवण जो होते हैं हमारे, उनमें अगर अभिक्रिया हम धातुएं करवाते हैं तो क्या होता है, उनका एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। 4 प्रकार की उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हमने बताई थी। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम आगे आज करने जा रहे हैं, उसमें क्या है हमारा, देखिए लास्ट टाइम हमने जो किया था वो थी हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के बारे में हमने बताया था कि धातुएं जो ज्यादा सक्रिय होती हैं, जो कम सक्रिय होती हैं, उनके बारे में। ज्यादा सक्रिय धातुएं होती है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। जैसे हमने सोडियम का उदाहरण लेकर के बताया था, सोडियम की एक्टिविटी हमने करवाई थी। पोटेशियम सोडियम से भी ज्यादा एक्टिव होती है, अभिक्रियाशील है, तो ये खुली उसमें आग पकड़ लेती है। इस प्रकार इनकी जो है ना ये सक्रियता श्रेणी है, ऊपर से नीचे जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, अवरोही क्रम के अंदर ये है हमारी। इस प्रकार हमने जो लास्ट की अभिक्रिया हमने करवाई थी, विस्थापन अभिक्रिया, उसके अंदर हमने दिखाया था कि इस प्रकार से जो है वो आयरन और दूसरा हमारा क्या था, जिंक, किस प्रकार से फेरस सल्फेट में से जिंक जो है वो आयरन को अलग कर देता है और जिंक सल्फेट हमारा बन जाता है। दूसरी अभिक्रिया भी हमने करवाई थी जिसमें कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया हमने करवाई थी, जिसके अंदर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जाता है और आयरन उसकी जगह ले लेता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। तो ये सक्रियता श्रेणी का हमारा था। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है, धातुओं व अधातुओं के बीच अभिक्रिया। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होती है, वो धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया क्यों होती है। देखिए एक चीज हमने बताई थी कि जो हमारी धातुएं हैं वो क्या है, धन आयन है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, और अधातु है वो हमारी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, इसलिए वो क्या है, ऋण आयन है। ये हमने जब धातु की परिभाषा शुरू में बताई तो उसी में हमने बता दिया था। इसके बाद क्या है, एक आयन देने वाला है, एक आयन लेने वाला है, तो उनकी अभिक्रिया होगी। तो उसमें अब यहां इसमें क्या कह रहा है, धातुओं की प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है और अधातु के इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। जब धातु अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लेन देन द्वारा अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। अष्टक क्या होता है, देखिए अष्टक के बारे में हम समझते हैं। जैसे हमारा सोडियम धातु है, इसका परमाणु क्रमांक हमारा क्या है, इसका परमाणु क्रमांक हमारा 11 है। अब हाइड्रोजन हमारा था, इसका परमाणु क्रमांक हमारा क्या है, 1 है।
दो हमने एग्जांपल लिया है। इसके क्या हो जाएंगे, देखिए एक ये अंदर का न्यूक्लियस इसे हम कहते हैं, ये हमारा पहला सर्कल और ये दूसरा, इसको हम K, इसको L और इसको M बोलते हैं। जो हमारा ये है इसके अंदर दो, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये न्यूक्लियस इसका पूरा हो जाता अगर 2 हो तो। लेकिन हमारे पास तो हाइड्रोजन में क्या है, 1 है। अगर ये पूरा नहीं है तो ये क्या है, स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अपना इसको पूरा करने की कोशिश करता है। अब हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन इसके पास है, इसको 2 पूरे करने के लिए ये आबंध बनाएगा किसी के साथ भी, तो क्या हो जाता है हमारा, जैसे कार्बन CH4 है हमारा मीथेन, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ आबंध बना रहा है। इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन एक ही आबंध बना रहा है। क्यों, क्योंकि एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था और दूसरा इसको मिल जाए अगर, तो इसका न्यूक्लियस पूरा हो जाएगा, इसके यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन पूरी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, यहां इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके अंदर भी 8 होने चाहिए। अगर 8 पूरे नहीं है तो वो अभिक्रिया करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, इसको अष्टक बोलते हैं। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम के अंदर 11 है, 11 में क्या हो गए, 2 पहले वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगे, 8 दूसरे वाले में आ जाएंगे और बच गया क्या, 1। अब इसके सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां बचता है, ये इसका पूरा दोनों। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। जब अभिक्रिया करेगा धातु के साथ तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करेगा, एक ही आबंध बनेगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, बाकी इसका अष्टक में चले गए। तो ये क्या करेगा, जैसे हमने देखा है सोडियम की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है, सोडियम 1 आबंध बनाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास देने के लिए क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम के साथ इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो मैग्नीशियम का 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ जो होता है वो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं देने के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ 2 अलग अलग क्लोरीन के साथ ये क्या करेगा, आबंध बनाएगा और ये मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार ये क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने। और ये होता क्या है, ये इनके परमाणु क्रमांक के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक जो होता है, जिसका जितना परमाणु क्रमांक है उसके उसी हिसाब से हम देख लेते हैं। पहले सर्कल में 2, दूसरे सर्कल में 8 और तीसरे सर्कल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब उसका अष्टक पूरा। जिसका अष्टक पूरा है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि ना उसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास लेने के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अभिक्रिया से दूर रहेगा। अभिक्रिया में भाग कौन ले रहे हैं, वो धातु और अधातु जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखिए, जिसका हमारे पास परमाणु क्रमांक 15 है, 15 वाले का क्या हो गया हमारे पास, 2, 8 और 5। अब इसके क्या हो गए, इसमें 2, इसमें 8 और यहां जो बच गए कितने आगे इसके, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, आबंध बनाएगा। अब देखो ये 8 में से इसके पास कितने हैं, 5 है, तो ये क्या करेगा, अपने 5 नहीं देगा, ये क्या करेगा, 3 लेगा। तो क्या करेगा, ये आबंध बनाएगा। आबंध बनाएगा तो ये अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो उसका परमाणु क्रमांक है उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, इनका विन्यास बनता है और इस प्रकार से अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहां ये देखिए उदाहरण के तौर पर इसने सोडियम का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, तो इस प्रकार से ये चलेगा। अगला, आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक देखिए कहता है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के लेन देन द्वारा, क्योंकि धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन हो रहा है, नए यौगिक बनते हैं और जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। मतलब क्या है इसका, यानी कि जब धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उससे हमारे यौगिक बनते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, आयनिक यौगिक या फिर संयोजक यौगिक, जो मिलकर के बना रहे हैं, ये हमारे क्या हो गए, आयनिक यौगिक हो जाता है। रासायनिक यौगिकों के गुण धर्म क्या होते हैं, जो आयनिक यौगिक है हमारे आयनिक यौगिकों के गुण धर्म पूछ रहा है। देखिए इसके अंदर हमारा क्या भौतिक
प्रकृति, उनकी गुण धर्म जो है वो क्या है, भौतिक प्रकृति कैसी होती है, क्रिस्टलाइन नेचर जो उनका क्या है, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल है और उस आकर्षण बल की वजह से क्या हो रहा है, वो ठोस अवस्था में है। अब उनके आबंध जब उनका मजबूत होगा तो वो क्या होंगे, ठोस हो जाएंगे। उनके कारण आयनिक यौगिक ठोस तथा कुछ कठोर होते हैं, ठोस हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, क्योंकि जब उनका आबंध मजबूत है तो ठोस ही होंगे ना। लेकिन ये क्या कह रहा है, आयनिक यौगिक प्राय भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टूट जाते हैं। भंगुर अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, जब उन पर दबाव डालते हैं वो तो टूट जाते हैं। ये क्या है, उनकी भौतिक प्रकृति हमारी है, किसकी, आयनिक यौगिकों की। अगला है गलनांक एवं क्वथनांक। देखिए गलनांक और क्वथनांक जो हमारा होता है उसके अंदर क्या होता है, जो आयनिक यौगिक है ठोस है, ठीक है, ठोस अवस्था में जो होता है उसको पिघलाने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या कर रहा है, आयनिक यौगिका का जब गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि ठोस को पिघलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए, उनका जो नेगेटिव और पॉजिटिव उनके बीच, आयनों के बीच में जो मजबूत आकर्षण है, जो मजबूत आबंध है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है, उनके बीच में उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उनका ज्यादा होता है। घुलनशीलता, अब ये क्या कह रहा है, हमारा घुलनशीलता क्या है। देखिए घुलनशीलता में क्या है, वैद्युत जो हमारा है वैद्युत संयोजक यौगिक जो हमारे हैं वो क्या होते हैं, जो अभी बताया था कि यौगिक उसमें बनेंगे, धातु और अधातु जब अभिक्रिया करेगी वो जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं। जल में तो घुल जाते हैं वो आयनिक यौगिक हमारे जो होते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में वो नहीं घुलते हैं, उनके साथ उनका मैच नहीं बैठता है। अगला क्या है, विद्युत चालकता। देखिए अब विद्युत चालकता की बात आती है, क्या कह रहा है, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन विद्यमान होते हैं। जो उनका विलयन होता है जल के अंदर, जो घुल जाते हैं वो, तो उसमें क्या होता है, आयंस विद्यमान होते हैं। और आयंस क्या करते हैं, चार्ज लेकर के चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं, यानी कि पॉजिटिव वाले एनोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिव वाले कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ये विपरीत उसकी तरफ चलने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं कर सकते, क्योंकि ठोस अवस्था जब होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज को लेकर उसके आयंस फ्री नहीं है तो चार्ज नहीं लेकर के चल सकते। इस वजह से उनमें क्या होता है, विद्युत चालन नहीं होता है। अब ये कहता है परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं। गलित अवस्था का मतलब लिक्विड पोजीशन, जब वो गल जाता है तो लिक्विड पोजीशन आ जाती है और उसके आयंस फ्री हो जाते हैं, और आयंस फ्री होने के बाद क्या होता है, फिर वो विद्युत लेकर के चार्ज को फ्लो करता है उसमें से। अब ये कहता है धातुओं की प्राप्ति। धातुएं जो हमें है वो मिलती किस प्रकार से, धातुओं की प्राप्ति कैसे करेंगे आप। अब इसके अंदर जो आ रहा है हमारा, यानी कि इसमें क्या है, देखो पृथ्वी की भूपर्पटी में हमें धातुएं मिलती कहां से है, लगभग सभी धातुएं हमारी क्या है, पृथ्वी के अंदर से हमें मिलती है, क्योंकि हमारा प्राकृतिक स्रोत क्या है, पृथ्वी के अंदर या आसमान से तो कोई धातु बरसेगी नहीं। तो क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी से हमें जो सभी धातुएं मिलती है। अब ये क्या कहता है, समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ लवण हमें मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड और ये जो हमें समुद्री जल में मिल जाते हैं, लेकिन धातुएं हमें कहां मिलती है, भूपर्पटी से मिलती है। अब धातुएं मिलती है तो किस प्रकार से मिलती है और कैसे हम उन्हें प्राप्त करेंगे वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले है कि खनिज हमारा होता क्या है। देखिए खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो हमारी धातुएं हैं वो हमारी धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी में यौगिकों के रूप में है, तो उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अगला है अयस्क। देखिए धातुएं हमें स्वतंत्र रूप में नहीं मिल रही है, स्वतंत्र रूप में नहीं मिल रही है, तो ये क्या कहता है, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। खनिज जो हमें मिलते हैं उनमें
क्या होता है, काफी मात्रा में कुछ विशेष धातु होती है। जो विशेष धातु होती है उसको हमें क्या करता है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। जैसे सोना है, चांदी है, ये जो धातु है काफी लाभकारी होती है हमारे लिए, उन्हें निकालना जरूरी है। तो इन्हें क्या होता है, इन खनिजों को हम क्या कहते हैं, अयस्क। अयस्क क्या होता है, वो खनिज जिनके अंदर लाभकारी धातुएं शामिल है, वो हमारा क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, अब हमारा आता है कि धातु हम निकालेंगे कैसे। देखिए, धातु यौगिकों के शुद्ध धातु की प्राप्ति धातु का निष्कर्षण कहलाती है। धातु के जो यौगिक है उनसे जो हम शुद्ध धातु का निष्कर्षण करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, धातु निष्कर्षण कहलाता है। अब कहते कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ तो हमें स्वतंत्र अवस्था में मिल जाती है। स्वतंत्र अवस्था में कौन सी मिलेगी वो हम आपको आगे बताएंगे, कौन कौन सी धातुएं स्वतंत्र अवस्था में मिल जाती है, किनको हमें निकालना पड़ता है और किस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए, स्वतंत्र अवस्था में जो मिल जाती है कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में हमें मिलती है, यौगिकों से हमें अलग करनी पड़ेगी। अब स्वतंत्र अवस्था में कौन सी मिलती है और यौगिकों के रूप में कौन सी, सक्रियता श्रेणी में धातुएं। अब जो धातुएं हैं हमारी किस प्रकार से सक्रियता श्रेणी जो हमने बताया था, कौन सी धातु सक्रिय है, कौन सी कम सक्रिय है, कौन सी मध्य सक्रिय है, तो वो सारी उस चीज के आधार पर उनका निष्कर्षण संभव है। देखिए, जब हमें पता होता है कि ये धातु ज्यादा क्रियाशील है, उसके अकॉर्डिंगली जो धातु कम क्रियाशील है उसके अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई उसी अनुसार करेंगे ताकि उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इनकी सक्रियता श्रेणी हमें पता होगा धातुओं की, तो हम उनको निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। यहां ये कह रहा है सक्रियता श्रेणी में धातुएं। देखिए, सक्रियता श्रेणी में जो हमारी धातुएं होती है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है, क्योंकि अवरोही क्रम में हमने लिखी थी, अवरोही क्रम में जो नीचे आएगी सक्रियता श्रेणी में वो क्या है, कम अभिक्रियाशील होगी। कम अभिक्रियाशील होगी तो हमें स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, भूपर्पटी में हमें स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पे इसने दिया कि सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर आदि धातुएं हमें स्वतंत्र अवस्था में मिल जाती है। किस प्रकार से मिलती है, कितनी स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, ऐसा नहीं है कि हमें सोने की ईंट के नीचे स्वतंत्र अवस्था में मिल जाएगी या डले के डले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हमें किस रूप में मिलती है वो भी इसमें बताएंगे। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं, इनकी जो ज्यादा विक्रियाशील है, क्योंकि अवरोही क्रम है तो सबसे ऊपर ज्यादा विक्रियाशील है। ये क्या कह रहा है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की स्थित धातुओं वो क्या है, हमें अभिक्रिया जो कम क्रियाशील होती है, ये ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में हमें मिलती है और उनसे हमें उनका निष्कर्षण करना पड़ता है। तो किस किस प्रकार से आगे हम इसको देखिए। धातु क्रम होता क्या है, तत्वों को उनके अयस्कों से निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम धातु क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनके अयस्क है, उन अयस्कों से जब हम उन धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, धातु क्रम बोल देते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु, तीन प्रकार की अभिक्रिया होगी हमारी, जैसे निम्न अभिक्रिया होगी हमारी, मध्य अभिक्रिया और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, जो हमारी क्रियाशीलता के आधार पर मैंने अभी आपको बताई थी। क्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार की हमारी जो रहेंगी, पहला निम्न अभिक्रिया जो अवरोही क्रम में सबसे नीचे होती है, मध्य अभिक्रिया जो बीच में होती है और उच्च अभिक्रियाशील जो सबसे ऊपर होती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम आदि धातुएं हमारी होती है। अयस्कों का समृद्धिकरण, अब अयस्क जो हमारे होते हैं वो हमने बता दिया अयस्क होते क्या है, किस प्रकार से उनका समृद्धिकरण क्या होता है। देखिए, पृथ्वी से निकले अयस्कों में क्या होता है, मिट्टी वगैरह मिक्स होती है, बहुत सी अशुद्धियां मिक्स होती है, तो हम उसको गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। ये क्या कह रहा है, पृथ्वी से निकले अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्कों में से गैंग को हटाने के लिए, अयस्क जो हमारा है उसमें से गैंग को हटाने के लिए जिन रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है वे अयस्क तथा गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुण धर्मों पर डिपेंड करता है। देखिए, हमें अगर पता ही नहीं होगा, मान लो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, जहां हम घूमने जा रहे हैं वहां का तापमान गर्म है, ठंडा है, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम अपने आप को किस प्रकार से तैयार करके जाएंगे उस चीज के लिए। मान लो हम गर्मियों के मौसम में अगर हम लद्दाख में घूमने जा रहे हैं तो हमें पता है कि वहां बर्फ होगी, ठंड होगी, ठंड होगी तो हमें उसके अनुसार कपड़े लेने पड़ेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, यहां भी यही है, उन धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म अगर हमें नहीं पता होंगे तो हम उन धातुओं का निष्कर्षण नहीं कर पाएंगे। उनके भौतिक रासायनिक गुण धर्म हमें पता होने चाहिए, उनकी अभिक्रियाशीलता, क्रियाशीलता के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम उनको आसानी से उनके अनुसार विधि अपना करके उनका निष्कर्षण कर सके। तो ये चीज इसके अंदर है।
सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, देखिए जैसे अभी बताया था कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं नीचे आती है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कितनी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? कम अभिक्रियाशील होने के कारण धातुओं का मात्र गर्म करने पर ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। गर्म तो करना पड़ा हमें। अब ये क्या कहता है, उदाहरण के लिए सीना बार जो हमारा HGS है। अब ये कहता है मरकरी का एक अयस्क है, अयस्क बता दिया था जिसमें मरकरी है, उस अयस्क मरकरी का अयस्क है। वायु की उपस्थिति में जब हम उसको सीना बार को गर्म करते हैं तो पहले वो मरकरी ऑक्साइड बनाएगा, मरकरी का ऑक्साइड बनाएगा। पहले मरकरी का हमें ऑक्साइड मिला, फिर मरकरी के ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे और फिर मरकरी के ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो उसमें से हमें मरकरी प्राप्त होगा। तो ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रकार से इस प्रोसेस में स्वतंत्र अवस्था में कहने को तो स्वतंत्र अवस्था मिल गई, लेकिन किस रूप में मिली है, किस प्रकार से हमने प्राप्त किया, वो ये इसके अंदर होता है। देखिए इसके अंदर हमारा आ गया HGS को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया तो Hg यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमें मिला, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे निकल गई। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने गर्म किया तो हमें मरकरी मिला और ऑक्सीजन निकल गई। तो ये हमारा प्रोसेस था किसका? सक्रियता श्रेणी में नीचे, यानी कि जिसकी जो कम सक्रिय धातु है उनके बारे में बात हो रही है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में सबसे पहले हमने नीचे सीखा जो कम सक्रिय थी, फिर मध्य में जो अगर है तो उसका क्या करें हम? मध्य में जो प्रकृति में धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो मध्य की है वो सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। देखिए सल्फाइड से किस प्रकार से हम उसको निकालेंगे और कार्बोनेट से किस प्रकार से हम उनको अलग करेंगे, इसका भी एक प्रोसेस है। ये कह रहे सल्फाइड को भर्जन, किससे? भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं। पहले सल्फाइड को भर्जन विधि से ऑक्साइड में बदलेंगे, भर्जन क्या है वो अभी बताएंगे आपको, और फिर क्या करेंगे तथा कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा। अब निस्तापन क्या होता है, निस्तापन विधि भी बताएंगे आपको। इनके द्वारा ऑक्साइड में पहले क्या करेंगे, इनको हम ऑक्साइड में सल्फाइड को भी और कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में बदलेंगे, और ऑक्साइड में परिवर्तन करने के पश्चात हम कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर इन धातु ऑक्साइड से हम धातुओं को प्राप्त करेंगे। पहले सल्फाइड और कार्बोनेट को हम ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर ऑक्साइड से हमें धातुएं प्राप्त होगी। अब पहला आता कि भर्जन, जो सल्फाइड से हमें मिलेगा धातु निकालने के लिए प्रोसेस का प्रयोग हमें करना है, वो क्या है हमारा? देखिए भर्जन क्या है, ये कह रहा है सल्फाइड का जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न तापमान, वह तापमान जिस पर वो धातु गल जाता है वो अयस्क, उससे कम पे गर्म करेंगे तो क्या होगा हमारा? इस में हमें ऑक्साइड मिल जाएगा, तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। यानी कि सल्फाइड अयस्क को उसके गलन ताप से कम पे गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा हमारा? सल्फाइड अयस्क में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, और ऑक्साइड से फिर हम क्या करेंगे? वो धातु निकाल लेंगे। देखिए जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो हमने क्या मिला? जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड से फिर सल्फर डाइऑक्साइड अलग होगी इसमें। तो फिर क्या किया, इसको दोबारा से गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जिंक मिल जाएगी। ये हमारा क्या था? भर्जन। अब अगला आता है कि अगला हमारा क्या? निस्तापन। निस्तापन क्या है? देखिए वायु की अनुपस्थिति में, उसमें हम क्या कर रहे थे? वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे, और इसमें क्या कर रहे हैं? वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करेंगे। गलनांक से तो नीचे परंतु तापमान उच्च ही रखेंगे। उस पे जब हम गर्म करते हैं तो कार्बोनेट क्या है? ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए जिंक कार्बोनेट था, जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। अब जिंक ऑक्साइड से हम क्या करेंगे? इसको गर्म करके इससे हमें जिंक की प्राप्ति हो जाएगी। दो प्रोसेस आगे, एक हमारा भर्जन, भर्जन में था सल्फाइड से हमने कार्बोनेट प्राप्त किया, ऑक्साइड प्राप्त किया, वो किससे? गलन ताप से कम पे गर्म किया वायु की उपस्थिति में। और निस्तापन क्या है? वायु की अनुपस्थिति में हमने गर्म किया गलनांक ताप से कम पे, लेकिन उच्च ताप पे, उच्च ताप पे हमने गर्म करके इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? ऑक्साइड प्राप्त हुआ, धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड से फिर हमने धातु प्राप्त की। अब तीसरा हमारा आता है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु। ऊपर स्थित धातु को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? देखिए इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है? ये कह रहा है ये धात्विक यौगिक कार्बन या अन्य अपचायकों से अधिक बंधुता के कारण इनकी कार्बन के साथ अधिक दोस्ती होती है, जो कि अपचायक है। अब उनकी दोस्ती होती है तो ये क्या होते हैं? आसानी से अपचयित नहीं हो पाते हैं। अब अपचयित नहीं हो सकते तो हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन प्रयोग करके, विद्युत अपघटनी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? इनको अलग करेंगे। ये विद्युत अपघटनी प्रोसेस की सहायता से हमें
कौन कौन सी? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्यों? क्योंकि ज्यादा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती हैं, ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए इनको विद्युत अपघटनी प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण जब हम करेंगे, परिष्करण क्या है हमारा? आप चयन तो हमने धातु निकाल तो ली, अब धातुओं का शुद्ध करेंगे। अब शुद्ध किस प्रकार से किया जाए? देखिए, यह अपचयन के पश्चात प्राप्त धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है कि हमने धातुएं निकाल तो ली, उनको शुद्ध किस प्रकार से करें, तो ये है। अब परिष्करण के अनेक विधियां प्रयोग में ली जाती है, परंतु सबसे सामान्य विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण के अंदर हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस में हम धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करना हमारे लिए सबसे बढ़िया रहता है। अब जैसे ये क्या कहता है, कॉपर, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इनको शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये धातुओं का शुद्धिकरण का प्रोसेस हमारा है। विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण होता क्या है? देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण, अभी तक हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटन, लेकिन ये होता क्या? इसके अंदर क्या होता है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड हमारा क्या होता है, एनोड हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल, और कैथोड हमारा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये क्या कह रहा है, अशुद्ध धातु को हम एनोड पे तथा ये कहता है शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल। धातु के लवण विलयन का उपयोग, धातु का जो लवण विलयन हमने लिया है, जो उसके अंदर हम डालेंगे, उसमें क्या है, अपघट्य के रूप में होता है। अपघट्य जब उसका होगा तो उसका प्रयोग हम करेंगे। तो इसमें क्या होता है हमारा, देखिए, धातु का जो विलयन हम लेंगे, उस विलयन से हमारा क्या हो जाएगा, उस विलयन में से हमारी शुद्ध धातु एक सिरे पे चली जाएगी और बाकी विलयन से वो शुद्ध धातु निकल जाएगी हमारी। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, धातु का शुद्धिकरण यानी कि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। धातुओं का संक्षारण, अब संक्षारण होता क्या है? देखिए, धातुएं जो हमारी होती है, उनको जंग लगने की जो प्रक्रिया है, हम उसको संक्षारण बोलते हैं। हमारा लोहे के जंग लगने का हमें पता है, इसलिए हम क्या करते हैं, लोहा हमने देखा, लोहे को जंग लगता है, उसको बचाते हैं। हम किस प्रकार से बचाते हैं वो भी बताएंगे। चांदी आपने देखी होगी, चांदी काली हो जाती है, वो चांदी का संक्षारण है। तांबा है, हमारे घर में तांबे के बर्तन होते हैं, वो काले हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये धातुओं का संक्षारण है, यानी कि उनको जंग लगने की प्रक्रिया, उनका जो रूप होता है वो बदल जाता है। धातुओं का संक्षारण ये क्या कहता है, ये कहता है नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण, यानी कि ऊपर की जो धातु है उसका क्षरण होने लगता है। वो धातु वो नहीं रहती, क्योंकि जंग लगेगा तो किसी चीज में नुकसान तो होगा ही। संक्षारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है। ऑक्सीकरण प्रक्रम का मतलब क्या होता है, ये अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। देखिए, लोहे को हमने नमी वाली जगह पर छोड़ दिया, खुले में छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन वायु के अंदर हमारी उपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक अभिक्रिया होगी और उस अभिक्रिया के तहत उसको जंग लग जाएगा। तो वो क्या है, धातु का संक्षारण होता है। अब ये कहता है कि संक्षारण जो हो गया उसको किस प्रकार से रोके। देखिए, हमें भी पता है, हम लोहे के दरवाजे होते हैं, हम उनको पेंट कर देते हैं, पेंट करने से हमारा जंग नहीं लगता। अगर पेंट नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, उसको तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, चिकने पदार्थ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता, यानी कि वायु के संपर्क में पानी, नमी नहीं आती, उस पर नमी नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा तो उसको जंग नहीं लगेगा। अब ये क्या कर रहा है, पेंट कर दिया हमने, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन क्या होता है, एक के ऊपर दूसरे की परत चढ़ा करके, जैसे चांदी होती है, चांदी के ऊपर अगर सोने की परत चढ़ा दी जाए, जिसे हम कहते हैं पानी फेर दिया सोने का, तो वो क्या होता है, उससे फिर चांदी पे जंग नहीं लगेगा, क्योंकि चांदी काली पड़ जाती है ना। क्रीमियम लेपन, क्रीमियम के ऊपर लेयर, एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर उस धातु को दूसरी धातुओं के साथ मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं, उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार की विधियां हमारी है जिससे हम संक्षारण की रोकथाम कर सकते हैं। अब आता है मिश्र धातु होती क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण, क्योंकि हमने जो बात की थी, तत्व क्या है हमारा, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तत्व था एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ, दूसरा यौगिक जिसमें दो अलग अलग परमाणु मिक्स होकर के कोई नई चीज बना रहे हैं, और हमारा मिश्रण क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के पदार्थ मिलते हो। अब ये कहते हैं मिश्र धातु क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं।
जब एक निश्चित अनुपात उसका मिल जाता है तो उसमें क्या होता है, मिश्र धातु को बनाने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। देखिए धातु कठोर होती है, जब उस धातु में दूसरी धातु डालेंगे तो वो मिक्स तो नहीं होगी। मिक्स कब होती है, जब वो तरल अवस्था में हो, जब वो लिक्विड फेज में हो। लिक्विड अवस्था में जब वो होगी तरल अवस्था में, तो उसमें एक धातु के लिक्विड में दूसरे धातु का जब लिक्विड में लाया जाएगा तो वो मिक्स हो जाएगा। इसके बाद दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जितनी आवश्यकता, जितना हम मिलाना होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, उस अनुपात में जब हम मिलाएंगे तो एक सममांगी मिश्रण बनेगा हमारा, जिसकी वजह से वो मिश्र धातु हमारी बनेगी। इस पाठ को हमने किया है, पहले वाला भाग हमने करवाया है। आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखना। ये वीडियो आप देखो, बारीकी से देखो, इनको समझने की कोशिश करो, हर एक पॉइंट को समझो। उसके बाद आप किताब भी अपने पास रखो, किताब में उस पॉइंट्स को नोट करो, आप उनको पढ़ो और उनके नोट्स बनाने की कोशिश करो। देखिए जब आप इन चीजों को समझेंगे और समझने के बाद अगर आप उनको खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से उन चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करें। उसमें आपके जो डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए आप उस पॉइंट्स पे दोबारा जाएं, वीडियो देखें, बुक आप देखें, उसमें से उनको पढ़ने की कोशिश करें। और जैसे यहाँ पर मैंने कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, देखिए आपने अगर दोनों वीडियोस देखी हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। आसान आसान से भी है, आगे जब आप करोगे तो कुछ आपके सामने ऐसे भी आएंगे। धातु कैसी होती है, देखिए सबसे पहले हमने बार बार इसमें बोला है धातु हमारी कैसी होती है, कठोर होती है। लेकिन एक धातु हमारी ऐसे है जो कमरे के तापमान पर हमारी क्या है, द्रव अवस्था में। कौन सी है वो, पारा। जिन धातुओं की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, धातु का एक गुण धर्म हमारा क्या होता है। जो भौतिक गुण धर्म हमने बताए हैं उनमें हमने सारे गुण धर्म बताए हैं, चमक का भी बताया है, कठोरता का भी बताया है, आघातवर्ध्यता का भी बताया है, तन्यता का भी बताया है, सोनोरस का भी बताया है। ये सारे के सारे हमने भौतिक गुण धर्म में बताए हैं। उनके सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है ये भी हमने बताया है। सोने के बारे में बताया है, कितना तार कितने ग्राम में बनाया जा सकता है ये हमने बताया है। वीडियो देखोगे आप, आपने देखा है तो आपको समझ आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो आप जरूर देखने के पूरा दोबारा से। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है, सबसे कठोर है कौन सा, उस पदार्थ के बारे में आपको जानना है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम। ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक है वह किस अधातु का अपर रूप है, ग्रेफाइट मैंने बताया है। सोना और ग्रेफाइट ना, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन के अपर रूप है और शुद्ध कार्बन का रूप होता है, जिसमें से एक क्या होता है, सख्त है। कौन, डायमंड। डायमंड हीरा जो होता है वो सख्त होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, मुलायम होता है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप उनको कर सकते हैं। वीडियोस देखिए, आगे भी इस चैनल पे बने रहिए, आपको हर चैप्टर की वीडियोस इसी प्रकार से मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।